नमस्कार साथियों, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। प्री बीएड, प्री डीएलएड और पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के जितने भी साथी जो कि बीएड या डीएड की पढ़ाई करना चाहते हैं और इसके लिए प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्री बीएड, प्री डीएलएड एवं पंडित सुंदरलाल सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। आज की हमारी जो कक्षा है तो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ेंगे। सामान्य ज्ञान की सेशन चलेगी। आपके 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं सामाजिक विज्ञान से आते हैं और इस 30 नंबर की पूरी तैयारी हमारे साथ। आज के इस सेशन में हम फर्स्ट पर बात करेंगे। चैप्टर 1 है जिसमें भारतीय इतिहास पर आज के इस वीडियो में बात होगी। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, मौर्य काल आदि से संबंधित चर्चा आज के इस सेशन में होगी। तो जितने भी प्री बीएड, प्री डीएलएड की तैयारी करने वाले साथी हैं वो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ेंगे। भाई देखिए, सबका लाइक होना चाहिए। जितने भी हमारा वीडियो देखेंगे सबका लाइक होना चाहिए। लाइक की संख्या और व्यूअर की संख्या भी समान रहे और सब्सक्राइबर भी उतने लोग किए रहें, क्योंकि आप यदि पॉजिटिव एनर्जी देंगे, आपको यदि साथ रहेगा तभी तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। बीच में मैंने वीडियो को इसलिए बनाना छोड़ा था साथियों क्योंकि आप सभी का सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेकिन अब मैं पुनः वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है। तो सपोर्ट बिल्कुल करेंगे, सब्सक्राइब सभी साथी करेंगे। तो प्री बीएड, प्री डीएलएड पंडित सुंदरलाल शर्मा बीएड डीएड की तैयारी के लिए आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास पर आज के ये वीडियो में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आपको जानना होगा इतिहास जानने के स्रोत, अर्थात कौन कौन से माध्यम हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, इतिहास के बारे में समझ सकते हैं। तो दो तरीके से हम इतिहास को समझ सकते हैं मेरे दोस्तों, और ये दो तरीके क्या क्या है? एक तो है आपका पुरातात्विक स्रोत और दूसरा आता है आपका साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आप वास्तुकला अर्थात जैसे भवन और मूर्तियां आदि रहते हैं ना, बड़े बड़े मंदिर, स्मारक, भवन, मंदिर, स्मारक, मृदभांड जो कितना पुराना है, कितने साल पुराना है, इसको देखकर हम क्या कर सकते हैं, इतिहास को बता सकते हैं। अक्सर आप जाओगे तो 7वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी की मंदिर है, ये मूर्ति है, इस तरह से हमको कोई भी स्थल हम देखने जाते हैं तो हमको पता चलता है ना भाई। तो ये जो है वास्तुकला पुरातात्विक स्रोत में आता है। वास्तुकला से हम जान सकते हैं, अभिलेख, चित्रकला, सिक्के आदि से जान सकते हैं। अभिलेखों को देखकर हम बता सकते हैं कि ये कितना साल पुराना है। और एक चीज यहाँ याद रखना, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। और शीशे के सिक्के कब चलाए गए थे? एकदम छोटी बेसिक चीजें आपकी पूछी जाती, ज्यादा अंदर से नहीं पूछा जाता प्री बीएड डीएड में, याद रखना। तो शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन ने चलाए। शीशे से स और स से सातवाहन, याद रखना ठीक है। तो शीशे के सिक्के सातवाहन ने चलाए, स्वर्ण के सिक्के कुषाण ने चलाए। इतना आप याद रखेंगे पुरातात्विक अवशेष में। इसके अलावा बात करूं मैं साहित्यिक स्रोत में, पुरातात्विक स्रोत अभी हमने देखा। साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य जैसे वेद पुराण ग्रंथों को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी काल का है। जैन के भी साहित्य है जैसे आगम ग्रंथ है, बौद्धों के भी साहित्य है, तो इनको देखकर हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो अभी हमने क्या जाना स्रोत के बारे में? वास्तुकला से जान सकते हैं, अभिलेखों से जान सकते हैं, चित्रकलाओं से जान सकते हैं, सिक्कों से जान सकते हैं और साहित्यिक स्रोत से जान सकते हैं। तो आपके यदि एग्जाम में प्रश्न आता है कि इतिहास जानने के स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये तो पांचों आपको दिख रहा है। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन आया तो वो नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं प्राचीन राजवंश, राजधानी और संस्थापक की। तो देखिए, मगध की सर्वप्रथम मैं बात करूं तो मगध साम्राज्य में सबसे पहले आपका वंश आया हर्यक वंश, और हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, ठीक है। फटाफट करेंगे मेरे दोस्तों, साएं होंगी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। उसके बाद शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। नंद वंश आया तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। उसके बाद मौर्य वंश आया, और मौर्य वंश आया तो यहाँ संस्थापक कौन थे आपको दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना ये प्रश्न आ चुका है प्री बीएड में। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में
शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। कौरव वंश के संस्थापक वासुदेव थे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे और वकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। ठीक है भाई, विंध्य शक्ति क्लियर है। गुप्त वंश भी आप देख लीजिए, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे भाई? श्रीगुप्त थे। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, लेकिन गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। और अंतिम शासक कौन हुए? विष्णुगुप्त हुए। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। आगे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको प्राचीन सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, याद रखेंगे हर एक पॉइंट को। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है मेरे दोस्तों, इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आइए बात करें सिंधु घाटी की। तो सर्वप्रथम चार्ल्स मेनन ने 1862 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर प्राचीन अवशेष मिलने की पुष्टि की थी, लेकिन 1921 में जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई शुरू किया। देखो, इसकी खुदाई जॉन मार्शल ने किया, याद रखना। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह मेसोपोटामिया के समकालीन था। ठीक है, इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने बात किया, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका खनन ही सिंधु घाटी के आस अर्थात सिंधु नदी के पास हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और इस सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य पेशा क्या था मेरे दोस्तों? कृषि कार्य था। ठीक है, क्या था? कृषि था। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है भाई। इसका जो विस्तार है त्रिभुजाकार क्षेत्र में 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके काल का निर्धारण की मैं बात कर लूं तो एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से 1800 ईसा पूर्व माना गया है। जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 माना। कार्बन 14 के अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखो, कपास के उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया है। याद रखना, कपास के उत्पादन का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। ठीक है, इसके अलावा अमरी और कोल्डी हवा प्राचीन स्थल जो है, जिसमें चावल के काश्त के लिए ये जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी के लोगों को क्या चीज की जानकारी थी? वह नृत्य के बारे में जानते थे, पासा क्या होता है, हाथी के बारे में भी उनको मालूम था। ठीक है, इस सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ आयातित वस्तुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा, ये सभी मिलते थे। ठीक है, लिपि के रूप में चित्र और प्रतीकों का उपयोग। देखो, लिपि मतलब सामने वाला को कुछ संकेत के माध्यम से अगर समझाना है लिपि के माध्यम से, तो चित्र और प्रतीक का उपयोग करते थे और सामने वाले को समझाते थे। कब? आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, अब चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात आती है मेरे दोस्तों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे बहुत सी चीजें आती है, एक एक करके मैं उन पर बात करूंगा, साय साय कर रहा हूं। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सबसे पहले खोज हुई हड़प्पा की, याद रखेंगे। और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर कहा जाए तो हड़प्पा है मेरे दोस्तों। और सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके बाद दूसरा नंबर में आता है ये हड़प्पा। ठीक है ना, कांस्य युग से संबंधित है। और इस हड़प्पा संस्कृति में झूगर संस्कृति हड़प्पा युगीन संस्कृति थी। ठीक है, आगे बात करूं मैं मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो जिसको 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा इसको खोजा गया, और यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, जो कि सिंधु नदी पर स्थित है, जो कि ये सिंधु कहाँ है भाई? पाकिस्तान के प्रांत में है। और यही से अर्थात मोहनजोदड़ो से ही बृहद स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, जिसको मार्शल ने खोजा है। लोथल की बात करें मैं इसमें, तो इसकी खोज जो है 1957 में रंगनाथ राव द्वारा की थी। और ये कहाँ पर है मेरे दोस्तों? लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है, जो अहमदाबाद गुजरात में आता है। और इसमें गोदीवाड़ा से संबंधित सामग्री प्राप्त हुआ है। ये लोथल को बंदरगाह शहर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब बंदरगाह के लिए प्रमुख माना जाता है। किसको? आपके लोथल को। यहाँ पर 2 शहर थे बंदरगाह के रूप में लोथल में, एक तो मिस्र
और मेसोपोटामिया। ये दोनों शहर जो है बंदरगाह के नाम से जाना गया, जो कि खंभात की खाड़ी में ये खोजा गया था। ठीक है, तो प्रश्न आएगा आपके बंदरगाह के रूप में, तो ये लोथल आ जाएगा। और कौन सी जगह है, तो मिस्र और मेसोपोटामिया। ठीक है, कालीबंगा की बात कर ले। इसी में 1953 में अमलानंद घोष और वीवी पाल एवं बी के थापर द्वारा जो है कालीबंगा की खोज की गई। और ये जो कालीबंगा है राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है मेरे दोस्तों, तो यज्ञ वेदिकाएं, हवन कुंड से संबंधित सामग्रियां प्राप्त हुई है। जूते हुए खेत, मतलब खेत की जुताई किया गया साक्ष्य भी यहां से मिला हुआ है। ठीक है, सुरकोतड़ा देख लीजिए, इसको सुरकोतड़ा भी कहा जाता है, तो जिसकी खोज जो है जगपति जोशी ने की है, जो कि गुजरात में है। इसमें घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुए हैं सुरकोतड़ा में। धौलावीरा पर भी हम बात कर लेंगे। तो जल प्रबंधन की जानकारी, अर्थात यहां से ये जानकारी मिलती है कि पुराने समय में भी जल का प्रबंधन करके रखते थे। ठीक है, सिंधु घाटी में नवीन और सबसे बड़ा नगर, ये सबसे नया नगर और नवीन नगर और बड़ा नगर में से एक है धौलावीरा। यह 3 नगरों के अवशेष, देखो यहाँ पर 3 ठो और नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं वैदिक काल की, वैदिक काल से संबंधित जानकारी। तो जब बात आ रही है वैदिक काल की, तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व या ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल या ब्राह्मण साहित्य काल। ठीक है, इसके अलावा एक चीज याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद में वैदिक सभ्यता शुरू हो गया। और वैदिक काल के संस्कृति के संस्थापक थे आर्य। ठीक है, और आर्य क्या होता है मेरे दोस्तों, आर्य का अर्थ होता है अभिजात्य, श्रेष्ठ, उत्तम या कुलीन। यह है आर्य का अर्थ। वैदिक काल को जानने वाले वैदिक साहित्य उपयोगी हैं। संकलनकर्ता कौन थे, तो महर्षि कृष्णा द्वैपायन या वेद व्यास। वैदिक काल के संकलनकर्ता कौन थे, तो वेद व्यास। वैदिक संस्कृति में यज्ञों को महत्व दिया गया, क्योंकि वैदिक मतलब वेद पुराण और वेद पुराण मतलब यज्ञ हवन से संबंधित बात होती है। विवाह के अवसर पर जो वधु द्वारा एक प्रकार का वस्त्र पहनते हैं उसको वधु कहा जाता है, वधु। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था भाई, तो पशुपालन करना आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। और आर्यों का समाज पितृ प्रधान, मतलब पिता इनके मुखिया हुआ करते थे। और गायों को न मारे जाने वाले पशु कहा जाता था, अर्थात अधन्य कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पशु थे घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। याद रखना, हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है भाई। आर्य द्वारा खोजी गई पहली धातु थी लोहा। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल देखो, पूर्व वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता क्या थे इंद्र थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया। प्रजापति को अपना देवता मानते थे। ठीक है, वैदिक साहित्य में विद्यार्थी जीवन समाप्त होने के बाद समावर्तन आता है। 10 राजाओं के साथ संघ का जो युद्ध किया था किसने, आपका सुदास ने। ठीक है, चलिए चूंकि जब बात आती ही है वैदिक काल की तो कुछ वेद हैं, 4 वेद हैं, आप सभी जान रहे हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन चारों वेदों को बेसिक हम समझ लेते हैं। सर्वप्रथम आता है ऋग्वेद। और याद रखना मेरे दोस्तों, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा गया है और इसकी मूल लिपि ब्राह्मी और भाषा संस्कृत थी। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियां और 10,580 श्लोक थे। ठीक है, इस ऋग्वेद में आपका इंद्र देवता के लिए 250 और अग्नि देवता के लिए 200 श्लोक लिखे गए हैं। स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। तीसरे मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल अर्थात ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र के लेखक हैं भाई, लिखने वाला विश्वामित्र। याद रखना, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ऋग्वेद के जो पुरोहित थे, मतलब उस समय पंडित जी थे, उसको होत्री कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र देवता, अग्नि देवता और सोम देवता थे। ठीक है, इंद्र का अन्य नाम था पुरंदर, जिसका अर्थ होता है किला भंजक।
आगे बात करूं मैं यजुर्वेद, यजु मतलब यज्ञ, तो नाम से स्पष्ट है यज्ञ कर्मकांड हवन के बारे में इसमें लिखा रहता है, जिसको यजुर्वेद कहते हैं। यह आंशिक रूप से गद्य में है, ये प्रश्न बार बार आता है भाई, यह आंशिक रूप से गद्य में है और इसके पुरोहित को अर्ध्व्यू कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करूं मैं सामवेद की। सामवेद मतलब स्वर, स्वर मतलब सुर। इस वेद में वेदों के संगीत का वर्णन किया गया है, अर्थात भारतीय संगीत की जननी ही कहलाता है सामवेद। सामवेद से ही संगीत उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको संगीत की जननी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, अथर्ववेद में आ जाते हैं। अथर्ववेद चौथा वेद है और इस वेद में जादू टोना के बारे में, औषधि के प्रयोग के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है। तो जादू टोना का वर्णन किसमें है भाई? अथर्ववेद में। ठीक है ना, इसके पुरोहित ब्रह्मा है, तो इतना याद रखना है भाई, बेसिक आएगा, इसलिए ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं। उपनिषद की बात करें जिसको वेदांत भी कहा गया है, तो उपनिषदों की संख्या 118 है, जिसमें 13 ही प्रमाणित उपनिषद हैं। ठीक है, इसी में एक आता है आदर्श वाक्य, जो कि भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, और इसी को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है, प्रश्न आता है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जिसमें युद्ध की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से की गई है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कुछ चीजें याद रखेंगे। मुंडकोपनिषद जिसको सत्यमेव जयते से लिया, सत्यमेव जयते जिसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुनर्जन्म का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद से है और सफेद घोड़ा श्वेतांबर उपनिषद में कहा गया है। ठीक है भाई, पुराणों की बात करें तो पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना गया है। महाभारत श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का हिस्सा है, जिसमें निष्काम कर्म के बारे में वर्णन है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं मौर्य काल की। चलिए, मौर्य काल की जब बात करते हैं तो मौर्य वंश की बात करते हैं। इसके पहले मैंने बात किया मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से, ये चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे, चाणक्य के सहयोग से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है भाई, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला था। ठीक है, मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए तक्षशिला जाना पड़ता था। ठीक है, मौर्य काल में भारतीय समाज 7 भागों में बटा था। इसको किसने कहा? मेगास्थनीज ने कहा। अब मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त के बारे में कुछ चीजें हमको जानना है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे और प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। राजधानी क्या बनाया गया? पाटलिपुत्र को। इसके गुरु या महामंत्री का नाम चाणक्य था और चाणक्य ही, इसी को ही कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्होंने संघर्ष किया था नंदवंश से। चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई किससे हुई थी भाई? नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद से। ठीक है ना, यहां तक चीजें आ रहा है। आगे हम बात करते हैं इसमें इसके विवाह की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया था। चंद्रगुप्त जब अंतिम समय थे उनके जीवन का, तो श्रवण बेलगोला में अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया है। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक का नाम कौटिल्य था। अर्थशास्त्र को किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। और इंडिका के लेखक के क्या नाम थे भाई? मेगास्थनीज। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म अपना लिया था और जैन भिक्षु बनने के बाद उन्होंने अपना सिंहासन का लोभ त्याग दिया था। तो जैन धर्म अपनाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद इसके उत्तराधिकारी का नाम है बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजकाज को संभाला। और बिंदुसार का अन्य नाम अमित घात भी है, जिसको अमितोचेदस, इसको याद रखना। बिंदुसार का एक और अन्य नाम है अमित घात। और इस बिंदुसार को क्या उपाधि मिला था? 2 समुद्रों के विजेता की उपाधि मिली हुई थी। किसकी उपाधि मिली हुई थी? 2 समुद्रों के विजेता, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों समुद्रों के विजेता की उपाधि इसको मिला हुआ था।
और बिंदुसार कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो आजीवक संप्रदाय के ये अनुयायी थे। ठीक है। उसके बाद आता है अशोक, और ये अशोक, इसको भी अशोक सम्राट सुने होंगे। अशोक जो है राजा बनने से पहले क्या था? तो अवंती के प्रजापति थे। ठीक है। और ये कौन से वंश से थे? अशोक जो है मौर्य वंश से थे, और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है। याद रखना, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में। और इस अशोक ने, सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है ना। अशोक ने कलिंग पर विजय कर दिया, कलिंग पर लड़ाई कर दिया, और कलिंग विजय उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है। अशोक के धम्म की भी बात कर लें तो अशोक के जो धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र में दी गई है। ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद में इनके शिलालेख की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अशोक की पहली धर्म यात्रा बोध गया से शुरू हुई थी। ठीक है। इनके शिलालेख जो है अरमाइक भाषा में 3 अभिषेक लिखे हुए हैं। क्लियर है मेरे दोस्तों। तो अशोक स्तंभ लेख की लिपि जो है, अशोक की जो स्तंभ में लिखी हुई है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, याद रखना। और इनके शिलालेख को पढ़ने में सफलता किसने पाया? तो जेम्स प्रिंसेप ने इनके शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया। ठीक है। इसी शिलालेख में अशोक ने स्वयं को अशोक राजा भी कहा। ठीक है भाई। कलिंग विजय के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और इसी घटना ने अशोक का जीवन बदल दिया। कौन सी घटना ने? तो कलिंग विजय की जो घटना है उन्हीं ने अशोक के जीवन को बदल दिया। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह शेर की आकृति किसने बनवाया था? तो अशोक ने ही बनवाया था। अब चूंकि कौटिल्य का नाम अब्बर सुने हैं हम लोग, है ना भाई, जो कि इसके प्रधानमंत्री थे, महामंत्री थे। इसके कौटिल्य का मूल नाम था विष्णुगुप्त। चूंकि यह चारण गांव का रहने वाला था, इसलिए इसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। कौटिल्य ने किसकी रचना की है? अर्थशास्त्र की। इनका क्षेत्र है दंड नीति, राजनीति, है ना। मौर्य में शिक्षा का केंद्र, अर्थात मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? तक्षशिला था। इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की थी, मैं इसकी भी बात कर चुका हूं। ठीक है। मोटी मोटा मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। आगे बात करेंगे मौर्योत्तर काल की, जिसमें सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंशी प्रमुख है। सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुख थे, और इन्होंने वैदिक धर्म को अपनाया। शीशे का सिक्का इन्होंने चलाया। किसका सिक्का चलाया? सातवाहन वंश द्वारा शीशे का सिक्का। ठीक है। और इस समय इसकी कार्यालयीन भाषा संस्कृत थी। चूंकि ये वैदिक धर्म को मानते थे, इसलिए संस्कृत भाषा कार्यालयीन भाषा थी। ठीक है। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का जो पद नाम है छत्तीसगढ़ के किरारी से मिलता है। मौर्य काल के बाद सबसे प्रभावशाली सातवाहन वंश ही था, और इसी वंश ने भूमिदान की प्रथा शुरू किया। तो भूमिदान की प्रथा किसने शुरू किया? सातवाहन वंश ने। ठीक है भाई। उसके बाद बात कर ले हम गुप्तकालीन भारत की। गुप्तकालीन भारत अर्थात गुप्त काल। अब जब गुप्त काल की बात आते हैं तो गुप्त काल के संस्थापक कौन थे मेरे दोस्तों? तो श्री गुप्त थे। ठीक है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है, याद रखना। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, और सोने के सिक्के जारी करने वाला वंश था सबसे ज्यादा गुप्त वंश। ठीक है। भूमिदान परंपरा को आगे बढ़ाया। अभी क्या सातवाहन वंश ने शुरू कर दिया, अब गुप्त काल में ये और आगे बढ़ने लगा। ठीक है। कुछ राजा और उनको क्या क्या उपाधि मिली थी? तो श्रीगुप्त को आदिराज महाराज की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज लिच्छवी दौहित्र की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। याद रखना, भारत के नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। 100 युद्धों के विजेता इसको ही कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। और ये जो महेंद्रादित्य है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है, और गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र नालंदा था। ठीक है ना। इतना याद रखना है भाई। आगे बात कर लेते हैं। आगे जो है इन तमाम छोटे छोटे बिंदुओं पर हमने बात कर लिया। ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे
कुछ रचना और रचना काल की। चलिए, कुछ रचनाएं जिसमें आपको याद रखना है कालिदास की रचना क्या है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ये सब कालिदास ने लिखा है। वराह मिहिर ने लिखा है, ज्योतिष विज्ञान के जनक या ज्योतिष विज्ञान के लेखक वराह मिहिर है। धन्वंतरी के लेखक धन्वंतरी, देखो आयुर्वेद के लेखक धन्वंतरी है, ज्योतिष विज्ञान के लेखक वराह मिहिर है और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। अब भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, याद रखना। और कालिदास ने क्या क्या लिखा है, तो इन्होंने कुमार संभव लिखा है, रघुवंशम लिखा है, मेघदूतम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी इत्यादि लिखा है, जो कि संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का विलियम जोन्स द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया, इसको भी याद रखना। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा है और हितोपदेश को नारायण पंडित ने लिखा है। एक चीज याद रखना, संसार में बाइबिल के बाद सबसे प्रचलित ग्रंथों में एक है आपका क्या, तो पंचतंत्र। ठीक है, भवभूति ने क्या लिखा है, मालती माधव। ठीक है भाई, कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की है, अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने की है। ठीक है, आर्यभट्ट ने भी कुछ चीजें दिया, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टी सिद्धांत, दशमलव प्रणाली, बीजगणित, शून्य का सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया है, पाई का मान बताया आर्यभट्ट ने। ठीक है भाई, भास्कराचार्य को गणितज्ञ सिद्धांत शिरोमणि के रचनाकार कहा जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, गुप्तकालीन साहित्य को संस्कृत का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। एक चीज और है, चैतन्य महाप्रभु जिसका जन्म जो है कहां पर हुआ था दोस्तों, तो आपका बंगाल में हुआ था। ठीक है ना, यहां तक चीजें याद रहना चाहिए। कुतुबुद्दीन की बात कर लेता हूं मैं, तो कुतुब मीनार की बात करूं तो इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इल्तुतमिश ने 30 मंजिल तक इसको पूर्ण करवाया। ठीक है, इसी में एक शब्द आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। यह अपने चाचा को ही मारकर दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे सम्राट थे जो अपने चाचा को मार दिया और दिल्ली का राजा बन गया। ठीक है, बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था इन्होंने ही लागू की। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसके काल में इब्न बतूता भारत आया था और भारत आकर के किताब उल रहला की रचना की। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों। आगे जो अगला आपका आता है अमीर खुसरो के बारे में, तो यह एक अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो, जिन्होंने तुगलक नामा, अमीर खुसरो की अंतिम रचना, मतलब तुगलक नामा किसने लिखी है, अमीर खुसरो ने। और ये जो है कवि और संगीतज्ञ दोनों था, तबला और सितार वादक थे, अर्थात सितार और तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है भाई, तो यहां तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसी में कुछ और चीजें हैं जो कि आपके लिए जरूरी हो जाता है, वो है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जानकारी। चलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मोटी मोटा हम समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या होता है। बौद्ध धर्म की मैं सबसे पहले बात करूं, बौद्ध धर्म जिसके प्रमुख कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। कौन थे भाई, बौद्ध धर्म के प्रमुख जो है या संस्थापक भी इसको कह सकते हैं, तो महात्मा बुद्ध थे। और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। याद रखना, महात्मा बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ, तो नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नामक गांव में कपिलवस्तु के समीप। ठीक है, लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इसके जन्म के समय प्रतीक क्या था, कमल और सांड था। ठीक है भाई, इनके पिता के नाम पर भी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। तो शुद्धोधन था इसके पिता का नाम, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था, अर्थात कोलियारगढ़ की राजकुमारी थी। ठीक है, और इसको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 35 वर्ष की आयु में गया, जो कि बिहार में आता है, उरुवेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे जो है निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को जो है इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है भाई, पीपल पेड़ के नीचे।
महात्मा बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ये भी याद रखना, अति महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में दिया था। ठीक है। और महात्मा बुद्ध का देहांत कब हुआ? 80 साल की उम्र में कुशीनगर में इनका जो है देहांत हो गया था। ठीक है। और महात्मा बुद्ध के 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। तो इतना आपको याद रखना है। अभी हमने बौद्ध धर्म को देख लिया, अब देखिए जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा आपको समझ लेना होगा। तो जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म के प्रमुख कौन थे भाई? आपका देखो, महावीर प्रमुख नहीं है, याद रखना। महावीर भले ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन प्रथम जैन तीर्थकर हुए थे ऋषभ देव, जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। तो जैन धर्म का प्रवर्तक जो है ऋषभ देव थे, याद रखना मेरे दोस्तों। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो आपके ऋषभ देव जैन धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है। अब देखो, पार्श्व जैनियों 23वें तीर्थकर थे। पार्श्व जैनियों के मतलब ये महावीर जो है 23वें तीर्थकर थे, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह के सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे, जो कि महावीर स्वामी जैन, देखो ये जो आपके ऋषभ देव 23 थे, और प्रश्न यदि आपके पूछा गया महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे, तो 24वें तीर्थकर थे भाई, याद रखना है ना, 24वें तीर्थकर थे। चूंकि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, लेकिन इसकी स्थापना ऋषभ देव ने की थी, लेकिन वास्तविक में अब इनको महावीर को कहा गया। ठीक है भाई। तो इनकी जन्म की मैं बात कर लूं तो साथियों, जो महावीर हैं, ठीक है जी, तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। ये 12 वर्ष की गहन तपस्या किया, और यह कहां पर किया था? ऋजुपालिका नदी के तट पर तपस्या किया, और ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई थी। उसके बाद 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी जो है राजगृह के समीप पावापुरी में इनकी क्या हो गई थी भाई? मृत्यु हो गई थी। इन्होंने पंचव्रत महाव्रत की बात की, पंच महाव्रत की, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय व ब्रह्मचर्य। ठीक है। तो ये आपके महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ है, आपको इसको याद रखना होगा। बात करते हैं मेरे दोस्तों मुगल की। मुगल साम्राज्य भी आपके जो है प्री बीएड, प्री डीएलएड के लिए अति महत्वपूर्ण है। मुगल साम्राज्य की मैं बात कर लेता हूं। और मुगल साम्राज्य की जब बात आती है तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे कौन? आपका बाबर। कौन थे मेरे दोस्तों? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, क्या हुए? बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, ठीक है, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरह क्रम चलता है। तो सर्वप्रथम बाबर की मैं बात करता हूं। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपका बाबर थे। ठीक है। और बाबर के आत्मकथा का नाम था तुजुक ए बाबरी, और इसका मकबरा कहाँ है? काबुल में है, याद रखना। और ये जो बाबर है उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा है। ठीक है। और कब लड़ा है भाई पानीपत का प्रथम युद्ध? तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इसी में खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, इसमें भी बाबर जीत गया। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ, जिसमें बाबर ही विजयी प्राप्त हुआ। इस युद्ध को याद रखना। बाबर के बाद आता है हुमायूं, और हुमायूं जो है गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई, जो कि हुमायूं का क्या था? आत्मकथा था। ठीक है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की थी। अब हुमायूं ने भी कुछ युद्ध लड़ा। कौन कौन से युद्ध लड़ा भाई? चौसा का युद्ध लड़ा, जो कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा, हुमायूं हार गया। कन्नौज का युद्ध लड़ा 1540 में, इसमें भी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ। फिर से जो है हुमायूं हार गया और भारत को छोड़ करके बिरसाल का शरण ले लिया। अब जो है इस काल में कौन जीता था?
तो शेर शाह सूरी जीता और शेर शाह सूरी जीत कर क्या किया, द्वितीय अफगान राज्य बनाया। ठीक है, आगे बात करते हैं हुमायूं के बाद में कौन आया आपका अकबर आया। अकबर, देखो अकबर जो है बुलंद दरवाजा अशोक ने बनवाया था, इसको खैर छोड़ना है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अशोक ने करवाया और अशोक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है, सिकंदराबाद में है। ठीक है ना। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के अनुयायी थे कौन, आपका अकबर। तो अकबर किसके अनुयायी थे, सूफी संत अर्थात सूफी संप्रदाय को अकबर मानते थे। ठीक है, इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में है और बुलंद दरवाजा 172 फीट की ऊंचाई है। याद रखना, अकबर ने एक सुलह नीति बनाई जिसे सुलह ए नीति के नाम से जाना जाता है। अकबर को दीन ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने। अकबर ने कुछ युद्ध भी लड़े जिसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध है और पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वह 1556 में, याद रखना द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 है, ये मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो 5 नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है क्या किया गया था भाई, लड़ा गया था। ठीक है, किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी प्राप्त हुए। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा 1576 में महाराणा प्रताप। ठीक है, अकबर के 9 रत्न थे, आप सुने होंगे, और इन 9 रत्नों के मैं नाम ले लूं, कविराज बिरबल जिसको महेश दास के नाम से जाना जाता है, तानसेन जिसके बचपन का नाम रामतनु पांडे था, अबुल फजल जिसकी हत्या सलीम ने वीर सिंह बुंदेला से करवा दी थी, टोडरमल थे, अकबर के राजस्व व्यवस्था देखते थे इसलिए इस व्यवस्था को ही, राजस्व को ही टोडरमल व्यवस्था कहते थे। मान सिंह थे, अबुल रहीम खान खाना थे, फैजी थे, हकीम थे हुकान के नाम से, और मुल्ला दो प्याजा थे। ये 9 रत्न थे जो कि अकबर के 9 रत्न थे। उसके बाद आया जहांगीर का काल और इस जहांगीर ने तंबाकू के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। चित्रकला को बहुत ही पसंद करते थे जहांगीर और इसलिए इस काल को चित्रकला का स्वर्ण काल, जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। इस काल में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव देखने को मिला। जहांगीर के पत्नी 3 पत्नियां हुई, मानबाई, जगत गोसाई और नूरजहां। ठीक है, और मानबाई के पुत्र थे खुसरो और जगत गोसाई के पुत्र थे शाहजहां, और नूरजहां का मकबरा खैर नूरजहां के पुत्र के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है भाई, हॉकिंस खां को फिरंगी खां की उपाधि मिली थी जो जहांगीर के काल में दरबार आया हुआ था। अब जो है यहाँ पर जगत गोसाई के जो पुत्र थे शाहजहां उसको शासन दिया गया। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम खां और शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज के लिए एक मकबरा का निर्माण करवाया आगरा में जिसका नाम था ताजमहल, अर्थात अपने बेगम की याद में इसको बनवाया। ताजमहल का स्थापत्यकार था, स्थापनाकार कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसको वास्तु रूप किसने दिया, उस्ताद ईसा खान ने दिया। ताजमहल जो है शाहजहां के, एक चीज अब यहाँ याद रखना, जब शाहजहां की बात आई तो उनके 7 संतान थी, 7 इनके संतान थे और इसी ताजमहल की तर्ज पर जो है आगरा में स्थित एक एतमादुद्दौला का जो मकबरा है ताजमहल की प्रतिकृति है। ठीक है भाई इसी तरह आ जाता है औरंगजेब। औरंगजेब का जो काल है तो बेगम की आग्रह पर बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया जो कि ताजमहल के जैसा ही बना था, जिसको द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इस औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। मुगल शासन में जिले का प्रधान अधिकारी और फौजदार हुआ करता था। कौन, आपका औरंगजेब। ठीक है, मुगलों ने भारतीय संस्कृति के 3 क्षेत्र संगीत, चित्रकला और स्थापत्य कला में योगदान दिया है। मुगल काल, तो ये सभी मुगल काल के हैं। मुगल काल से संबंधित कुछ और चीजें जान लीजिए। तो मजबूत मुद्रा व्यवस्था अपनाया था मुगल काल ने। ठीक है, यह इस्लामिक व्यवस्था नहीं था, याद रखना। केंद्रीय प्रशासन में मुगल काल में 2 महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे, वकील और वजीर। भूमि कर निर्धारण की प्रक्रिया थी, जब्ती अर्थात भूमि का टैक्स जो नहीं पटा पाते थे उसके खेत को फिर जब्त कर लिया जाता था। ठीक है,
इसमें क्रम की बात करूं, क्या क्या जो है निर्माण बनवाया, स्मारक बना तो बुलंद दरवाजा पहले बना था, उसके बाद आगरे का दीवाने आम, ताजमहल, फिर मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया। मुगल काल की कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, बाबर ने ही इसकी रचना की थी स्वयं। हुमायूं नामा, जिसको हुमायूं की ये आत्मकथा है, गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की। अकबरनामा, जिसकी रचना अबुल फजल ने की, और शाहजहां नामा, जिसकी रचना इनायत खान ने की थी। ठीक है भाई। इसके अलावा मैं स्वतंत्रता संग्राम पर भी थोड़ा सा बात कर लेता हूं। 1857 के पूर्व में जो विद्रोह हुआ, ठीक है भाई, तो 1857 के पहले क्या क्या विद्रोह हुआ? सन्यासी विद्रोह हुआ, जिसके नेतृत्व करते केना सरकार थे और बीजी भारान थे। ठीक है, बंगाल व बिहार में ये विद्रोह हुआ। उसके बाद अहोम विद्रोह हुआ असम में, जिसके नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे। ठीक है भाई, ये दो प्रमुख विद्रोह हुए। 1857 के युद्ध के बाद में क्या क्या विद्रोह हुआ? तो नील विद्रोह हुआ, जो कि पटना में हुआ। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास इसके नेतृत्वकर्ता थे। उसके बाद मुंडा विद्रोह हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। झारखंड में ये विद्रोह हुआ। ये प्रश्न आपका आता है, मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो 1893 से 1900 के बीच में, और झारखंड में ये हुआ था। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्वकर्ता थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद की कुछ घटनाएं हैं। तो इसमें भारत में ब्रिटिश की सत्ता स्थापित की गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको भंग किया गया। भारतीय राज्यों की सेनाएं भी समाप्त की गई, और महारानी का घोषणा पत्र भी इसमें जारी किया गया। ठीक है, 1857 की क्रांति को भी एक झलक समझ लेते हैं। तो 1857 के जो विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था भाई? तो इसका जो तत्कालिक कारण क्या था, देखो, मंगल पांडे का जो विद्रोह, मंगल पांडे से संबंधित विद्रोह ही इसका मेन कारण था, याद रखना। ठीक है, अब मंगल पांडे का विद्रोह शुरू हुआ था 29 मार्च 1857 को। उसके बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को जब फांसी दे दी गई, तब विद्रोह और आग की तरह भड़क गया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब की गई? ये आपका आता है 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से सैनिकों द्वारा शुरू की गई। और इसमें विद्रोही नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर, जो कि 83 वर्ष के थे। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना। विद्रोह का कारण क्या था? तो एनिफल राइफल में गाय या सुअर के चर्बी का प्रयोग किया गया, और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये दो प्रमुख वजह रही विद्रोह के पीछे। ठीक है भाई, उसके बाद में देखिए कहां कहां पर कौन कौन से नेता ने नेतृत्व किया है इस विद्रोह में, अर्थात 1857 के विद्रोह में। दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय व बख्त खान ने यहाँ पर नेतृत्व किया। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल अहमदुल्ला शाह ने किया। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया। ग्वालियर में तात्या टोपे और रामचंद्र पांडुरंग ने नेतृत्व किया। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, और जगदीशपुर में कुंवर सिंह अमर सिंह ने नेतृत्व किया। ठीक है भाई, अब आगे बात कर लेते हैं। इसी में देखिए इंपॉर्टेंट चीजों की मैं बात कर रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर भी बात कर लेते हैं। तो इसमें एक चीज याद रखना, बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, और इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 हुआ। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय से थे लॉर्ड कर्जन। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, याद रखना। महात्मा गांधी जो है इस दौरान थे, और गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह, जो कि सफल सत्याग्रह में से एक था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ। इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की। ठीक है भाई, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है भाई, और इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइट हुड की उपाधि को त्याग दिया। और इस समय इसके जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ, तो इसको कमेटी बैठाई गई अंग्रेजों द्वारा, और उस कमेटी का नाम हंटर कमेटी था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर, और इसी के नाम पर इस कमेटी का नाम हंटर कमेटी रखा गया। असहयोग आंदोलन हुआ
1920 को, याद रखना। इसके बाद 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ, इसको भी याद रखना। दांडी मार्च कब हुआ? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ। उसके बाद 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ। ठीक है भाई, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप सभी को याद रखना है। ठीक है, कुछ संधि कुछ मराठा संबंधित, जैसे बेसिन की संधि 1802 में हुआ, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में, राजपुर घाट की संधि 1804 में, मंसदौर की संधि 1818 में हुआ। तो ये प्रमुख चीजें हैं। ठीक है भाई, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के क्रम की बात करें तो सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी हमारे देश में आया, उसके बाद पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए। देखो ये आया, इसको देखो यूरोपीय आए सबसे पहले, उसके बाद जब पुर्तगाली आए यूरोपीय के बाद, तो देखो पुर्तगाली आया यूरोपियों को भगा दिया, डच आया पुर्तगाली को भगा दिया, अंग्रेजी आए डच को भगा दिए, डेनिश आए अंग्रेज को भगा दिए। तो मतलब जब कोई नया शासक आता है तो पुराना फिर क्या हो जाता है भाई? भाग जाता है ना। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? सबसे पहले जो यूरोपीय आया था वास्को डी गामा 1498 में। ठीक है भाई, कहां पर आया? अरब सागर से होकर राजा जमोरिन के दरबार में कालीकट केरल में ये पहुंचा। और इसी पुर्तगाली की देन है, तंबाकू की खेती को इसने दिया, प्रिंटिंग प्रेस को, पपीता अनानास के फसल को ही इन्होंने दिया है। अब जब डच आए तो ये पुर्तगाली चले गए। ठीक है, फिर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लें तो देखिए इसमें खैर इसमें ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। बंगाल के गवर्नर, तो बंगाल के गवर्नर में एक चीज है, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। ठीक है, कुछ गवर्नर की भी बात कर लेते हैं, जैसे वारेन हेस्टिंग्स जो है द्वैत शासन प्रणाली का अंत किया, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी की बात लॉर्ड वेलेजली की बात करूं मैं तो अंग्रेजी सत्ता का वास्तविक संस्थापक लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने सहायक संधि की नीति स्वीकार किया। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है जो कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसके काल में हुआ। 1813 के चार्टर्स एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक क्षेत्रों के अधिकार को इन्होंने समाप्त कर दिया। उसके बाद आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का काल, जो कि ये गवर्नर हैं। 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया और इसमें प्रयास किसका था? राजा राम मोहन राय, अर्थात राजा राम मोहन राय के प्रयास से इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, मैकाले की अध्यक्षता में एक नीति बनी, मैकाले की शिक्षा नीति, जो कि 1833 में बनी, जिसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। क्या था भाई? अंग्रेजी। लॉर्ड डलहौजी 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के रूप में, यहां पर एक चीज याद रखना, इसमें देखिए लॉर्ड डलहौजी के इसी गवर्नर काल में ही जो है पहली ट्रेन चली, जो कि 16 अप्रैल 1853 में मुंबई व ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी चली। डाक टिकट भी जारी हुआ, भारत में कराची से पहला डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है भाई, कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में पहली बार हुई। हड़प नीति भी लागू की लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद शासन आया लॉर्ड कैनिंग गवर्नर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर काल में। मंगल पांडे का विद्रोह भी मार्च 1857 से हुआ। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना शुरू हुआ 1881 में, और इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पास किया 1904 में। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। याद रखना। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, खैर ये जरूरी नहीं है भाई, आगे बात कर लेते हैं लॉर्ड इरविन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 में हुआ, उस दौरान गवर्नर थे लॉर्ड इरविन। महात्मा गांधी का दांडी मार्च के समय भी यही थे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी यही थे। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन है? बार बार आता है प्रश्न।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर। उसके बाद सी गोपालाचारी आया, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम भारतीय थे जिसको गवर्नर जनरल बनाया गया, सी गोपालाचारी को। ठीक है भाई, तो इतना आपका भारतीय इतिहास में याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपके पास समय कम है मेरे दोस्तों, और आप सभी प्री बीएड प्री डीएड 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हो कि मुझे डीएड कॉलेज में पढ़ने को एक सीट चाहिए किसी भी शर्त में, मुझे बीएड कॉलेज में एक सीट चाहिए ही चाहिए किसी भी शर्त में, तो बिल्कुल कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस करते रहें, इंपॉर्टेंट जानकारियों को लिखते रहें, क्योंकि आप सभी के लिए ये अत्यंत ही अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। ज़्यादा अंदर से प्रश्न नहीं आता है भाई, तो इतना ही पढ़ना है आपको, ऊपर को पढ़ना है, डीप पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज के बाद जो है आपके भारतीय इतिहास, जिसमें आधुनिक वगैरह दोनों की मैंने बात कर लिया है। ठीक है, इसमें एक चीज और मेरे दोस्तों याद रख लेना, मैं इसको भूल जा रहा हूं। ठीक है ना, क्या क्या चीजें याद रखना है, तो देखिए चलिए मैं आगे बात कर लेता हूं। इसमें जो आपको याद रखना जरूरी है विश्व युद्ध की बात, तो सबसे पहले आप प्रथम विश्व युद्ध लिखते चलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ है मेरे दोस्तों, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, तो चलिए प्रथम विश्व युद्ध देखो 28 जुलाई कब हुआ, 28 जुलाई, राइटिंग अगर समझ में नहीं आएगा तो समझ जाएंगे भाई, है ना, 28 जुलाई 1914 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 28 जुलाई 1914 से कब तक चला, ये पहले इसको लिखो 28 जुलाई 1914 से उसके बाद ये चला 11 नवंबर 1918 तक। ये कहा, ये हुआ प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, चलिए दूसरे विश्व युद्ध की मैं बात कर लेता हूं। अब दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, तो उसको लिखेंगे सभी साथी 1 सितंबर, दूसरी की बात कर रहा हूं ना, 1 सितंबर, देखिए दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1 सितंबर 1939 को। ठीक है भाई, और कब तक चला, से, या इसको से लिखो, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर, आगे लिखते हैं 2 सितंबर। ठीक है, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला। तो इन दोनों विश्व युद्धों को आप जो है अच्छे से याद रखेंगे भाई। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, दोनों विश्व युद्ध को आपको बढ़िया से समझ लेना है, जान लेना है, और ये जरूरी था मेरे दोस्तों इसको भी बताना। और इसी के साथ जो है हमारा हिस्ट्री की क्लासेस को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है। और चलिए इसमें कुछ एमसीक्यू सीरीज पर भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ प्रश्न हम ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए कुछ एमसीक्यू पर बात कर लेता हूं मैं, ज्यादा नहीं, 20-25 ही एमसीक्यू पर बात होगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, तो जिस काल में कोई लिखित विवरण नहीं होता उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मतलब प्राग मतलब पहले, इतिहास के भी ये पहले का काल है, इसलिए इसमें कोई लिखित विवरण नहीं होता। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा हमारा है, देखो दूसरा प्रश्न क्या है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया, तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया है। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरा, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है, तो उच्च पाषाण काल में हुआ है। ठीक है भाई, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में शुरू किया, तो आग का प्रयोग जो है नव पाषाण काल में शुरू हुआ, इसको भी याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग हुआ, तो तांबे का प्रयोग हुआ। ठीक है भाई, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल क्या थी, तो किस फसल को उपयोग में लाया गया था, गेहूं को उपयोग में लाया गया था। ठीक है, चलिए ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, ये एकदम ही सरल एमसीक्यू है, ऐसा एमसीक्यू नहीं आता आपके पेपर में, खैर इसको छोड़ देते हैं।
अब जितना मैंने अभी सिद्धांत, जितने भी मैंने अभी हिस्ट्री के बारे में बताया है, बेसिक चीज़ें, और आपके पेपर में यही सब चीज़ों में से पूछा जाता है, और ये कुछ सरल हो गया है। ऐसा जो बार बार आ जाते हैं ऐसे प्रश्न जो है नहीं आते हैं, ठीक है। जो हमको लगता है कि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, हमने उस पर बात करने का प्रयास किया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।